आवाज दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगा तो है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कुलदीप खंडेलवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संवाद पर। संवाद एक ऐसा प्रकल्प जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों यथा राजनीति, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, विधि के उन लोगों को बुलाया जाता है जो इन सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं या जिन्होंने इस क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य किया है। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में राजनीति की एक ऐसी हस्ती जिन्होंने राजस्थान की राजनीति को एक नई दशा और दिशा दी है। वो जालोर से 5 बार विधायक रहे हैं। वर्तमान में वो मुख्य सचेतक है राजस्थान सरकार में, जिन्हें हम अंग्रेजी में चीफ विप कहते हैं। आदरणीय जोगेश्वर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपने इतने व्यस्ततम शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप जालौर के हो, जाए जन्मे, तो जालौर के लोगों को समय देना मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोगेश्वर जी, हम शुरू करना चाहेंगे आपके बाल्यकाल से। आपका बचपन कैसा रहा? साधारण जैसा सबका होता है, एक गांव में, छोटे से गांव में, साधारण परिवार में। और पैदा हुआ तो ठीक ठाक मध्यम वर्गीय परिवार था। बाद में कुछ परिस्थिति बनी कि हम गरीब परिवारों में आ गए, उसी में ज़िंदगी आगे बढ़ी है। जब आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आज के वक्त में आपने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो अब आपको इन सारी कामयाबी के प्रति कृतज्ञता महसूस होती है? कृतज्ञता किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति। जीवन के प्रति कृतज्ञता होकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ। जो कुछ दे रहा है अच्छा दे रहा है, जो देगा अच्छा देगा, और जो कुछ मिल रहा है या मिलेगा वो ईश्वर का प्रसाद है, इस रूप में ग्रहण करता हूँ। दरअसल मेरे दादाजी तो वैद्य थे और अच्छा कमा लेते थे। मेरे पिताजी बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, अच्छे टेलर थे, और धार्मिक स्वभाव होने के कारण वो साहित्य से भी जुड़े हुए थे। हिंदी, राजस्थानी, गुजराती तीनों भाषाओं के और संस्कृत, चारों भाषाओं की किताबें उनके पास ढेर सारी पढ़ी रहती थी। पढ़ते भी थे वो, हमको भी देखने को पढ़ने को मिलती थी। तो बाद में वो खुद राजनीति से जुड़ गए, भारतीय जनसंघ के मेंबर बन गए 59 में, और 59 में 59 में उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ लिया। 62 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया भारतीय जनसंघ के टिकट पे जालौर सीट से। उसमें जो खर्चा वर्चा हुआ, कर्जा हुआ, उसके बाद हम आर्थिक रूप से हमारा परिवार टूट गया और सालों लगे हमको वापस खड़ा होने में। तो उस बैकग्राउंड के कारण एक जागरूकता स्वाभाविक रूप से थी। दिन दुनिया की खबर रखना, राजनीति की खबर भी रखना, सामाजिक विषयों की खबर भी रखना, गांव में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, ज़िले में क्या हो रहा है, तहसील में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, वो नज़र रखना और उसका आकलन करना, ये मेरे स्वभाव में आ गया था। हर चीज़ का अपने ढंग से मूल्यांकन करना, आकलन करना, उसमें से क्या अच्छा है उसको स्वीकार करना, अपना लेना, क्या खराब है उसको छोड़ देना। जैसा सूप सुबह है वैसा रखा, अच्छा अच्छा है उसको ग्रहण कर लो, बुरा है उसको छोड़ दो। चोर में भी कोई अच्छी बात है उसको सीख लो, बाकी सब बातें छोड़ दो। ऐसा एक स्वभाव कुछ मेरे पिताजी के कारण बना होगा, कुछ मेरे संस्कारों के कारण बना होगा। फिर मैं संघ से भी जुड़ गया तो उसके कारण वो और बढ़ गया। तो एक अलग तरह का वातावरण मुझे मिला है बचपन में, बचपन से जवानी तक, और ईश्वर के प्रति आस्था का वातावरण मिला है, सकारात्मक सोच का वातावरण मिला है, धार्मिकता का वातावरण मिला है। और इसलिए अच्छा बुरा, खट्टा मीठा जो मिला उसको सहज भाव से ईश्वरीय प्रसाद के रूप में स्वीकार करना मेरे स्वभाव में है। हार जीत, उन्नति अवनति सब एक समान मिल गया। जी, तो राजनीति में आप आए, यह आपका खुद का फैसला था या परिस्थितियाँ इस तरह की बन गई? मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, शौक नहीं था मुझे आने का। मेरे पिताजी ज़रूर विधायक चुनाव लड़े थे और हारे थे, जनसंघ पे उसमें तो हार नहीं होता था। लेकिन मेरा कोई उसमें न तो आकर्षण था न रुचि थी, कुछ नहीं था। और मैं तो संघ का कार्यकर्ता बना स्कूल के दिनों में,
और फिर नौकरी करने के संघ का प्रचारक भी बना। स्कूल पूरी करने के बाद 5 साल तक प्रचारक रहा, इमरजेंसी में जेल में भी रहा संघ के कारण। उसके बाद जब लौटकर घर आया तो नौकरी करने की कोशिश की। तो नौकरी में प्राथमिकता मेरी ये रही कि मैं राज्य सरकार में नहीं जाके केंद्र सरकार के किसी संस्थान में जाऊं। तो मैंने LIC बैंक इनको चूज़ किया, और सीधा कारण ये था कि राज्य सरकार का कर्मचारी में बन भी गया, पटवारी या RI या और कुछ बन भी गया, तो मैं संघ का काम तसल्ली से नहीं कर पाऊंगा, खुल के नहीं कर पाऊंगा। केंद्र सरकार की नौकरी में हो तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, और इसलिए मैंने उनको चूज़ किया। और ईश्वर की कृपा से मेरी इच्छा पूरी हुई। पहले LIC में लगा, फिर LIC के बाद मेरा SBI में सिलेक्शन हुआ, लेकिन तब तक LIC में मैं पुराना हो चुका था तो मैंने वो छोड़ दिया। और उसके बाद मारवाड़ ग्रामीण बैंक में मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया मैंने, और उसमें भी 5-6 साल तक, 6.5 साल तक नौकरी की। फिर अचानक से प्रस्ताव आया। जालौर विधानसभा क्षेत्र में 1985 के चुनाव में एक अजीब घटना हुई, अनहोनी घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेके चला गया, और मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देना पड़ा। ये 85 की बात है। 90 में आते आते भी लगभग वही स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी के पास जालौर में कोई ढंग का उम्मीदवार, अनुसूचित जाति वर्ग की सीट थी इसलिए कोई ढंग का उम्मीदवार उनके पास नहीं था। तब मुझे आदेश हुआ, संकेत हुआ कि तुम नौकरी छोड़ के आ सकते हो क्या। मैंने कहा मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन यदि आपका आदेश है और आवश्यकता है मेरी, आ जाऊंगा। मैं राजनीतिक जीव नहीं, आज भी मैं राजनीतिक प्राणी अपने आप को नहीं मानता, लेकिन चूंकि क्षेत्र की आवश्यकता थी, पार्टी को आवश्यकता थी, मैंने मेरी नौकरी छोड़ी और चुनाव लड़ा। और ईश्वर की कृपा थी कि पहले चुनाव में जीत गया, भैरव सिंह ने मंत्री भी बना लिया। और इस सब के पीछे जो रचनाकार थे वो स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह शेखावत और स्वर्गीय नरमोहन जी अवस्थी, दोनों संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे। अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन दोनों का ये सारा प्लान, योजना, जो कुछ भी था, और उनके मार्गदर्शन में मैं राजनीति में आगे बढ़ा। जब आप ये कहते हैं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, यार अब भी नहीं, आज भी नहीं, आज भी नहीं। तो इसका कारण क्या? मुझे नहीं आती राजनीति, मैं राजनीति करना अब भी नहीं आता मुझे। जिस तरीके से अक्सर राजनेता राजनीति करते हैं, उस तरीके से मैंने कभी राजनीति नहीं की, न करूँगा। मैंने मेरे तरीके सीधी सच्ची राजनीति की है। जो अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना, कोई काम हो सकता तो हाँ कहना, नहीं हो सकता तो नहीं कहना, मुंह पे नहीं कहना कि नहीं होगा, ये काम नहीं कर सकता मैं, या करना योग्य नहीं है। तो इतना स्पष्ट राजनेता कब बोलते थे? कभी नहीं बोलते। राजनेता हमेशा लाग लपेट के साथ बोलते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। और मैं कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने आप को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सके झूठ से बचने की मैंने कोशिश की, और पब्लिकली सबके सामने मैंने सच बोलने की हिम्मत की, ना कहने की हिम्मत की है। ऐसा राजनीति में सामान्यतः कोई करता नहीं है, लेकिन मैंने किया है, जनता ने स्वीकार किया है। तो जब आप अपने गुज़िश्ता सालों को देखते हैं, अपना राजनीतिक कार्यकाल बहुत लंबा रहा है, तो आपको ये लगता है कि आप राजनीति में जो आने का आपका फैसला था वो ठीक था, या क्योंकि आप एक कवि मन है तो आप चाहते थे कि नहीं मैं कुछ और भी कर सकता था? देखिए, फैसला मेरा था ही नहीं, पार्टी को मेरी आवश्यकता थी, और ईश्वर ने तय कर रखा था कि मुझे जाना है, तो आ गया, और आ गया हूँ। तो फिर स्वाभाविक है कि फेल होके तो नहीं जाना था, सफल तो होना था, और सफल होने के लिए जो करना जरूरी था वो सारा किया है। और ईश्वर के, अब वो तो आकलन जनता करेगी, या फिर बाद में इतिहासकार आकलन करेंगे कि मैं सफल कितना हुआ कितना नहीं हुआ। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ग्रांड सक्सेस भले नहीं कहूँ, पर फेल्योर भी नहीं। आपकी 5 बार की जीत का कारण क्या आपकी साफ गोई भी है? जनता वोट देती है, इसलिए जीत जाता हूँ। पर आपकी जीत के फैक्टर में आपकी साफ गोई आपको क्या लगता है? कोई फैक्टर नहीं है, सारे फैक्टर फेल हो जाते हैं। जनता
दबा के वोट देती है, प्यार से वोट देती है, खूब वोट देती है। सारे समीकरण फेल हो जाते हैं। न मेरे पास कोई जाति का बल है, न कोई धन बल है मेरे पास, न कोई मेरे बाहुबल है मेरे पास, कुछ नहीं है, फिर भी जनता वोट देती है। मैंने एक सूत्र पकड़ रखा है, भले लोगों के भरोसे मैं राजनीति कर रहा हूं। सामान्यतः राजनेता गुंडे बदमाशों के भरोसे, पैसे के भरोसे, जाति की संख्या के भरोसे राजनीति करते हैं। मैंने इन तीनों चीज़ों को नकारते हुए, एक तरफ करते हुए, जाति मेरे पास थी नहीं, पैसा भी मेरे पास नहीं था, आज भी नहीं है, और बाहुबल या बाहुबलियों से एक सेफ डिस्टेंस मैंने हमेशा रखा है। और भले लोगों पर मुझे इतना भरोसा रहा है हमेशा कि वो पब्लिकली भले नहीं दिख रहे हैं, पर्दे के सामने भले नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब वोट डालने का मौका आता है तो भले लोगों की ताकत अपना जलवा दिखाती है और मैं जीत आता हूँ। आपने संगठन और पार्टी दोनों में बहुत महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह किया है। चुनाव होता है 2024 के, उसके बाद में मुख्यमंत्री पद का चुनाव होता है। हमारी सबकी भी आस थी, और क्योंकि मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो ये लालसा भी थी कि हमारे विधायक जी जो है वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो, और क्योंकि आपका लंबा अनुभव है तो आप डिजर्व भी करते हैं। मुख्यमंत्री बनने का ना तो मैंने कभी सपना देखा था, ना देखूंगा। मैं कुछ बनने के लिए राजनीति में आया ही नहीं, और या मैं मुख्यमंत्री के लायक हूँ ये कहकर आप मेरे 10 दुश्मन और पैदा कर दोगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने जो कुछ किया है देश के हित में, पार्टी के हित में और इस क्षेत्र के हित में ईमानदारी से किया है, और पार्टी के हर आदेश को हमेशा स्वीकार किया है। मैंने कभी कुछ मांगने नहीं गया। लोग टिकट के लिए और पद के लिए पता नहीं क्या क्या मैनेज करते हैं। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि इतनी बार मुझे 6 बार मुझे विधानसभा का टिकट मिला है, 1 बार मुझे लोकसभा का टिकट मिला है, एक भी बार मुझे टिकट के लिए मांगने जाना नहीं पड़ा। मुझे पार्टी में जब भी कोई पद मिला है मांगने जाना नहीं पड़ा। मुझे सरकार में कोई पद मिला है तो भी मुझे मांगने जाना कभी नहीं पड़ा। जो कुछ मिला है घर बैठे मिला है, और आगे भी जो कुछ मिलेगा घर बैठे मिलेगा। और यदि कुछ भी नहीं मिला तो भी मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं कभी असंतुष्टों की पंक्ति में खड़ा नहीं रहा। मैं न असंतुष्ट था, न हूँ, न कभी होऊंगा। जो पार्टी ने दिया स्वीकार, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, पार्टी के लिए काम करना। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने मेरी व्यक्तिगत राजनीति नहीं की, और न मैंने मेरी व्यक्तिगत टीम खड़ी की, न मैंने मेरा कोई व्यक्तिगत ग्रुप बनाया। मैंने जो कुछ किया है पार्टी के लिए किया है, और इस विधानसभा क्षेत्र में, इस जिले में, और जहाँ भी पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी मैं पहुँच पाया, मैंने पार्टी को मजबूत किया है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है। स्वयं को मजबूत कभी नहीं किया। कभी कभी इसका नुकसान भी होता है, लेकिन मैंने वो किया है। राजनीति में महत्वाकांक्षा को आप किस तरह से देखते हैं? राजनीति का मतलब महत्वाकांक्षा होता है। चाणक्य ने कहा है, असंतुष्टो द्विजो नष्टः, संतुष्ट हो च महीपति। ब्राह्मण वृत्ति का व्यक्ति यदि असंतुष्ट रहेगा तो नष्ट हो जाएगा, और राजनीतिक व्यक्ति यदि संतुष्ट हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस सिद्धांत के विपरीत मैंने हमेशा अपने आप को संतुष्ट रखा है। जब मुझे टिकट मिला तब भी मैं संतुष्ट था, खुश था। जब नहीं मिला तब भी संतुष्ट था, खुश था। जिसको मिला उसके लिए काम किया, उसको जिता के भेजा। मैं जीता तो भी खुश था, मैं हारा तो भी खुश था, और मुझे पद मिला तो भी खुश था, नहीं मिला तो भी खुश था। रात तक सूचना होती है कि कल सुबह आपको ये पद मिलने वाला है, सवेरे सूचना मिलती है कि नहीं मिला, कोई बात नहीं, सहजता से स्वीकार करके, बिना कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया दिए, बिना पैर पटके, बिना आंखें तरेरे, बिना भौं सिकोड़े, मैंने सहजता से स्वीकार किया है। क्यों? मैं फिर कह रहा हूँ, जो कुछ मिलता है वो ईश्वर का प्रसाद है, और ईश्वर का प्रसाद कभी खराब नहीं होता। जो मिलता है वो अच्छा ही होता है। आपने जब 2024 की इलेक्शन हो रहे थे, आप रात्रि चौपाल कर रहे थे, आपने यहाँ भी रात्रि चौपाल करी, तो उसमें आपने एक घोषणा करी थी कि अब ये मेरा आखिरी कार्यकाल है, इसके बाद में मैं राजनीति से संन्यास। 2023 में जब चुनाव हुआ दिसंबर में,
उसका नामांकन करने के लिए जब मैं गया तो उस दिन 5,000 लोगों के सामने मैंने अपने भाषण में घोषणा की कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मेरी तरफ से ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं अगला चुनाव मैं लड़ना नहीं चाहता। अब लेकिन मेरा जीवन पार्टी को समर्पित है। पार्टी यदि मेरे बारे में कुछ अलग तरह से विचार करेगी उसमें देखा जाएगा। मेरी हारने की इच्छा ये है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अगला चुनाव मुझे नहीं लड़ना। आपको साहित्य में रुचि कब पैदा? मेरे पिताजी की साहित्यिक रुचि, धार्मिक रुचि साहित्यिक रुचि दोनों थी उनकी, और धार्मिक साहित्य ही उन्होंने पढ़ा और उनको पढ़ते देख के हमने ही पढ़ना सीखा। और मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि मैं शायद तीसरी कक्षा में था, तब मेरे पिताजी ने मेरे लिए प्रतिबंध लगा दिया था, अनिवार्य कर दिया था मेरे लिए कि सुबह नहा धो के गीता का पाठ करोगे तो ही रोटी मिलेगी। और उस चक्कर में थोड़ा सा आलसी में हमेशा रहा हूँ, तो उस चक्कर में कई बार मैं दोपहर में 2-2, 3-3 बजे तक, उस उम्र में 2-2, 3 बजे तक भूखा रहा हूँ, इसलिए कि नहाया नहीं और पाठ नहीं किया है। तो तब से गीता, बचपन में गीता मुझे पढ़ा दी गई और गीता मेरे सिर्फ दिमाग में नहीं, मेरे नस नस में उतर गई। और गीता का वो श्लोक मुझे हमेशा याद रहता है, सम शीतोष्ण सुख दुखेषु लाभा लाभो जया जयो। सुख हो, दुख हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, सब समान है। सब में समान रहना मैंने बचपन से ही सीख लिया। आपने अपना साहित्य सृजन किया है, वो राजस्थानी में भी काफ़ी किया है, तो राजस्थानी की मान्यता को लेकर एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्यों ये सरकार जो है वो राजस्थान को मान्यता दुर्भाग्य है राजस्थानी का और हमारे नेतृत्व की ये बहुत बड़ी कमी रही, अदूरदर्शिता थी उनकी कि उन्होंने ये ऐसा निर्णय किया। देश आज़ाद हुआ तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना था और उसके लिए शर्त ये रख दी गई कि देश के 50% से अधिक राज्य अपने आप को हिंदी भाषी घोषित करेंगे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। और उसमें एक प्रांत कम पड़ रहा था। महात्मा गांधी से कहा गया गुजरात को आप हिंदी भाषी घोषित करवा दो। महात्मा गांधी कहते नहीं 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 नहीं, गुजराती के बिना गुजरात की कल्पना नहीं कर सकते हम। पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के बड़े नेता थे, नेहरू जी के बहुत निकट थे, वो बाद में निकट नहीं रहे, वो अलग बात है, लेकिन उनको यहाँ भेजा गया जयपुर। और उस समय की जो एडॉक सरकार थी यहाँ की, वो कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी, लेकिन उस एडॉक सरकार के मुख्यमंत्री को उन्होंने समझाया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है और उसके लिए हमको राजस्थान को हिंदी भाषी प्रदेश घोषित करना पड़ेगा। तो पता नहीं किस तरह से उन्होंने क्या समझाया कि उन्होंने मान लिया। और हम तो पन्नादाई के वंशज हैं, राजा के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे को मरवा दिया था पन्नादाई ने। ठीक वैसे ही हिंदी को बचाने के लिए हम राजस्थानियों ने, हमारे उस समय के नेताओं ने राजस्थानी को शहीद कर दिया। उस समय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन कहकर गए थे कि राजस्थानी के मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने ध्यान रखा नहीं और हमने पीछा किया नहीं। उस समय नेतृत्व थोड़ी सी समझदारी करता तो वो हिंदी और राजस्थानी दोनों की बात करता, क्योंकि उस समय प्रदेश की जनसंख्या में 1% आबादी भी हिंदी भाषी नहीं थी। तब हमने अपने आप को हिंदी भाषी घोषित किया। ठीक है, उसका प्रतिफल हमको मिला कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन गई, बहुत अच्छा है, मुझे गर्व है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारे कारण वो बनी, उस पर भी गर्व है। लेकिन राजस्थानी को क्यों मार दिया हमने? और चलो भारत में देश के स्तर पे नहीं थी राजस्थानी, कोई बात नहीं, हम अपने प्रदेश में तो उसको रख सकते थे। 1956 में हमने राजभाषा एक्ट पास किया है, पहले चुनाव के बाद राजस्थान की विधानसभा ने, उसमें सिर्फ एक हिंदी को रखा गया है। उसमें राजस्थानी डाल सकते थे, नहीं डाली। तो ये उस समय के नेतृत्व की अदूरदर्शिता के कारण, अपरिपक्व सोच के कारण राजस्थानी के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो गया, जो राजस्थानी अभी तक भुगत रही है। वर्तमान सरकार में और आपकी तरफ से कोई इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है राजस्थानी को मान्यता दिलवाने के लिए?
मुझे जो करना चाहिए मैं कर रहा हूँ, मैं चुप नहीं बैठा हूँ और न चुप बैठूंगा। ये मेरे जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है। और राजनीति में तो मैं बहुत बाद में आया हूँ। राजनीति में आने से 18 साल पहले मैं राजस्थानी भाषा मान्यता आंदोलन से जुड़ चुका था। स्वर्गीय लालदासी जालोर के हमारे साहित्यकार थे, वरिष्ठ साहित्यकार। उनके आदेश पर, उनके प्रेरणा से मैं इस आंदोलन से जुड़ा था 1982 में, शायद 81 या 82 में। और तब से आज तक मैं इस अभियान के प्रति समर्पित हूँ। और जो जो मैं कर सकता हूँ, जननेता के नाते भी मैंने किया है, विधायक के नाते भी किया है, और आम नागरिक के नाते भी जो मैं कर सकता था मैंने किया है, आगे भी करूँगा। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मेरी अंतिम सांस हो उससे पहले पहले राजस्थानी को पर्याप्त सम्मानजनक स्थान मिल जाए, तो मेरे प्राण शायद ज़्यादा आराम से छूटेंगे। अब थोड़ा जालोर की तरफ आता है। आपकी सरकार को 2 साल हो गए, आपके अनुसार, आपके हिसाब से जालोर में 2 साल में आपकी सरकार का जालोर को क्या हासिल हुआ है? 2 साल में कुछ जालोर को क्या मिला? बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिलेगा। हमने रिंग रोड दिया है जालोर। रिंग रोड बड़े शहरों को मिलता है, इतनी छोटी आबादी के शहर को नहीं मिलता है, लेकिन वो मेरे कारण मिला है। और रिंग रोड बनने का मतलब है कि आने वाले 50-60 साल तक जालोर में, शहर में ट्रैफिक की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। इसी प्रकार से इस तालाब का ओवरफ्लो, वो जो पानी ओवरफ्लो होकर जो जाता है पानी तालाब भरने के बाद, वो पानी पहले तो सारे खेत पड़े थे तो खेतों में बहते हुए निकल जाता था, और आगे कोई एक छोटा तालाब है वो भरता था, उससे भी हो गया तो फिर नदी तक चला जाता था। अब उस सारे क्षेत्र में कॉलोनियाँ कट गई हैं, प्लॉट बन गए, मकान बन गए। अब जो ओवरफ्लो का पानी निकलता है वो उन कॉलोनी में घुसता है, प्लॉट भर जाते हैं, मकानों में घुस जाता है। ये एक बड़ी समस्या बन गई। तो उसका मैंने आकलन करवाया और एक इंजीनियर्स की कमेटी बनवा के उसका पूरा वो नक्शा तैयार करवाया और उसको सरकार से पास करवाया। 2.5 करोड़ रुपया उसके लिए मिला है और वो टेंडर भी लगभग हो चुका है और जल्दी काम शुरू होगा उसमें। तो आने वाली बरसात में हमको जो पिछली बरसात में भुगतना पड़ा वो आने वाली बरसात में नहीं भुगतना पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये भी एक दूरगामी है। आने वाले 50 साल तक फिर तालाब से निकलने वाले पानी के कारण कोई समस्या नहीं आएगी। मैं हर समस्या का दूरगामी परिणाम सोचता हूँ, तात्कालिक उपाय नहीं करता। मैं दूरगामी परिणाम सोचता हूँ, दूरगामी उसका समाधान ढूंढता हूँ, समग्र रूप से सोचकर उसका समाधान ढूंढता हूँ। तो इस प्रकार के और भी हैं। किले की सड़क को लेकर जो है, कहने को जाने वाली सरकार जाते जाते शिलान्यास कर गई थी, घोषणा कर दी थी उन्होंने कि सड़क बनेगी, और शिलान्यास भी कर दिया था। बाद में जब हमारी सरकार आ गई और उस पर काम शुरू करने की नौबत आई तो एक बहुत ही एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि जो नक्शा उस रोड का बनाया था, अलाइनमेंट जिसे कहते हैं, वो उचित नहीं था, वो डिफेक्टिव था। वो नगर परिषद के इंजीनियर्स से बनवाया गया होगा, उनका अनुभव कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो उन्होंने जिस ढंग से बनाया उस नक्शे पर यदि सड़क बनती तो सड़क ऐसी एक सीधे ढलान वाली बनती और उसमें एक्सीडेंट होने के संभावनाएं बढ़ जाती, गाड़ियां पलटने की संभावनाएं बन जाती। और इसलिए जब वो वर्क ऑर्डर जो हुआ था उस सरकार में और शिलान्यास हुआ था वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हुआ था। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स जब काम करने के लिए वहाँ पहुँचे तो उनको समझ में आया कि अलाइनमेंट ठीक नहीं है, इस पर सड़क बनाना तो पैसे की बर्बादी भी होगी और बहुत नुकसानदायक हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। तब हमने उस प्रोजेक्ट को एक बार रोक के उसका वापस पीडब्ल्यूडी के एक्सपर्ट इंजीनियर्स से सब एक टीम बना के हमने उसका दोबारा उसका नक्शा बनवाया, अलाइनमेंट दोबारा बनवाया, और वो बहुत एकदम वैज्ञानिक तरीके से, तकनीकी दृष्टि से अच्छा अलाइनमेंट था। अब वो हो गया तो फिर हमारी जो फॉरेस्ट की, वन विभाग से जो पर्यावरण विभाग से जो एनओसी लेनी होती है, अनापत्ति लेनी होती है, वो पुरानी अनापत्ति बेकार हो गई, नए रोड के हिसाब से दोबारा लेनी पड़ी।
उसमें जैसा एक होता ही है, इसमें लंबा प्रोसेस है। वन विभाग से वन विभाग के अंदर सड़क बनाना, वन क्षेत्र में सड़क बनाना, उसकी अनुमति लेना बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वो फिर भारत सरकार तक की उसमें वो अनुमति लेनी होती है। वो सब प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब उस नए अलाइनमेंट के हिसाब से वापस उसका काम बनाना शुरू करेंगे। बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो एक परमानेंट वो रास्ता, स्थायी समाधान बनाने का हमने प्रयास किया है। आपकी दृष्टि में आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन सी बड़ी समस्या है जिनको लेकर आप प्रयासरत हैं और आप चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में उनको आप समाप्त करें? बड़ी समस्या तो वैसे समस्या होती है, छोटी हो बड़ी हो। हार्ट अटैक आता तो वो भी समस्या होती है, और मामूली पेट दुख रहा तो भी समस्या होती है। तो समस्या कोई बड़ी छोटी नहीं होती है। किसी के लिए बहुत बड़ी समस्या लगती है, वही किसी दूसरे को बहुत छोटी लग सकती है। लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे सामने नहीं आ रही है। जो है हम दूर करते जा रहे हैं, और सकारात्मक तरीके से, और मैं फिर कह रहा हूँ समग्र चिंतन के साथ। एक काम ऐसा कर लो कि उसको दोबारा देखना नहीं पड़े। अब ये आरओबी, रेल ओवरब्रिज नहीं था हमारे पास, बहुत सालों तक संकट झेला हमने। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बजट में घोषणा की थी, विधानसभा में खड़े होकर मेरी तरफ से उंगली करके कहा था जालोर को आरओबी दे रहा हूँ। 29 जुलाई 2019 को घोषणा करते हैं वो, और दिसंबर 2020 में एक जब इस शिलान्यास हो रहा था इस नेशनल हाईवे 325 का, तो वर्चुअल वो हो रहा था। बिशनगढ़ में हम बैठे थे, सांसद हमारे बैठे, देवजी भाई, मैं बैठा था, आवर के विधायक थे, और नितिन गडकरी साहब जुड़े हुए थे, और अशोक गहलोत साहब जुड़े हुए थे। उस कार्यक्रम में अशोक गहलोत साहब नितिन गडकरी से कहते हैं हमारे जालौर में आरओबी बनाना है, आप पैसा भेजो ना। 1.5 साल बाद, बजट घोषणा के 1.5 साल बाद वो केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं, और घोषणा पे बैनर उनके लग गए। और गडकरी जी ने तुरंत कहा कि आप एक चिट्ठी भेज दीजिए, पैसा मिल जाएगा। और तब देवजी पटेल सांसद की चिट्ठी को साथ लगा के अशोक गहलोत साहब ने भारत सरकार को भेजा। वो 94 करोड़ रुपए आया, तभी आरओबी बना है। तो और ये ऐसा बनाए, पहले वो जो उसमें भी 94 करोड़ इसलिए हुआ, पहले तो 35-40 करोड़ में बन जाना था, लेकिन वो 2 वे था। मैंने कहा नहीं, 4 लेन चाहिए हमको। मैं नहीं था उसमें सरकार में, पर मैंने यहाँ के कलेक्टर साहब को कहा हमको जिला हेडक्वार्टर है, हमको 4 लेन रोड चाहिए, 4 लेन पुलिया चाहिए। तब इसका डिजाइन वापस बदला गया, और उससे फिर बजट भी बढ़ गया। मैंने कहा बजट बढ़ने तो मैं ले आऊँगा, पर अधूरा काम मुझे नहीं चाहिए। अभी 2 लेन का बनाऊंगा, फिर 5 साल बाद 2 लेन का और बनाना पड़ेगा। तो 4 लेन का रोड, वो फ्लाईओवर और अंडरब्रिज, और इतना शानदार डिजाइन इसका दिया हमने कि अंडरब्रिज भी उसमें है और 4 लेन भी है, और इतना खूबसूरत बन के खड़ा है कि हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। तो ये चीज़ हमने दी है। फिर दूसरी बड़ी समस्या हमारे यहाँ रहती है बरसात की। बरसात का पानी, पहाड़ भी है चारों तरफ, बरसात का पानी बहता रहता है। मैं देखता था कि बरसात, जब अच्छी बरसात हो रही होती थी, बिशनगढ़ जा नहीं सकते, नदी बीच में आती है। आहोर जा नहीं सकते, नदी बीच में आती है। बिनमल सातोर जा नहीं सकते, अकोले की नदी बीच में आती है। जिधर देखो नदी 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 नदी, चारों तरफ से जालोर गिर जाता था, और कोई रास्ता ही नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास पुल नहीं थे। अब जिस जवाई नदी पर सुमेरपुर से लेके और ठेठ गांधव तक सिर्फ 2 छोटे पुलिया थे, एक ये लेटा के पास में और एक सुमेरपुर शिवगंज के बीच। उस जवाई नदी पे पूरी ऊंचाई वाले पुलिया बन गए हैं। एक सुमेरपुर में बन गया, फिर ये अभी यहाँ ये पहले पहाड़पुरा में बन गया, अब लेटा में बन रहा है, एक पोषाणा में बन गया, और अब पचावना और बन रहा है।
और इधर उमेराबाद में सायला और बिराना के बीच में और शानदार 25 करोड़ का बन रहा है। और छोटे छोटे पुल तो 10 एक बन जाएंगे। अगौरी पे बन रहा है, अगौरी गोड़ा के बीच में बनेगा, अगौरी थावला के बीच में बनेगा, अपने इधर और चिपरवाड़ा के बीच में बनेगा, बैंसवाड़ा ऊन के बीच में बनेगा। आगे भी इधर आपके ये यहाँ मांडवला के आसपास और बनेगा, उमेदाबाद के वहाँ और बनेगा, फिर आगे आसाना उसके आसपास और बनेगा। जगह जगह बन रहे हैं। जवाई नदी को जीवित करना है, मतलब पानी चलेगा तो आर पार आना जाना मुश्किल होगा, तो उसके लिए अभी से तैयारी हम कर रहे हैं। इतना लंबा चिंतन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी है, और वैसा ही विजन हमारे भजनलाल शर्मा का भी है, और वैसा ही प्रयास हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी तात्कालिक तौर पे, फौरी तौर पे छोटे मोटे काम चलो समाधान नहीं ढूंढती, वो स्थायी समाधान ढूंढती है, और वो हम कर रहे हैं। इधर बाकी तरफ भी हवाई अड्डा, अब जालोर बहुत छोटा शहर है, यहाँ पे हवाई जहाज आनी चाहिए, किसने मांगा भी नहीं था। मैंने खुद चला के, जिस दिन मैंने ये इस बार का चुना नामांकन किया, उस दिन मैंने चला के कहा कि मैं हवाई जहाज उतारूंगा, यार रेगुलर फ्लाइट लाऊंगा। किसी ने नहीं कहा था, मैंने खुद पंगा लिया, उड़ता तीर मैंने खुद लिया कि मैं करूंगा। क्यों? हमको चाहिए। क्यों चाहिए? हमारे प्रवासी बाहर बहुत है। जयपुर में मुझे बार बार पूछा जाता है, इतना छोटा सा जिला है, वहाँ रेगुलर फ्लाइट चलेगी क्या? कहाँ से मिलेंगे यात्री? मैंने कहा मिलेंगे। बोले कहाँ से आएंगे? मैंने कहा 20 से 25% निवासी हमारे बाहर हैं, और सिर्फ देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां आज की तारीख में जालोर जिले का निवासी कोई नहीं बैठा हो। उनको घर आना होता है। और ख़ास बात और है हमारी, कि हमारे यहाँ के प्रवासी अधिकांश ऐसे हैं जिनका परिवार यहाँ है, माँ बाप यहाँ है, और बेटे वहाँ कमा रहे हैं। एक भाई वहाँ है, एक भाई यहाँ है, भाई वहाँ है, बहन यहाँ है। तो इस तरह से वो लगातार जुड़े हुए अपनी मातृभूमि से, तो उनको बार बार सुख में दुख में, बार त्यौहार शादी ब्याह आना पड़ता है, बार बार। तो उनको आने में बहुत देर लगती है, समय भी बर्बाद होता है, उनका धंधा बर्बाद होता है, परेशानी होती है। उनको फ्लाइट चाहिए, और चलेगी, निश्चित चलेगी। ये मैंने विश्वास दिलाया मुख्यमंत्री जी को और सारे अफसरों को, तब जाके ये बात फाइल आगे बढ़ी है। पिछले बजट में 9 करोड़ रुपया उसके अनाउंस हुआ था, उस अपग्रेड करने के लिए उस पूरे एयरपोर्ट को। एयर स्ट्रिप भी बड़ी होगी, मजबूत होगी, दूसरे सारे वो जो चाहिए तामझाम, ऑफिस और वो रिसेप्शन और जो होना चाहिए वो सारे बनेंगे। और बहुत जल्दी इस पे रेगुलर फ्लाइट्स आएंगी, चलेंगी, उड़ेगी, और प्रवासियों को लाभ मिलेगा। तो इस तरह से दूरगामी सोच के साथ हम प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे हमारे पास था, एक ही था ये 325 वाला, और इस जोधपुर के लिए हमारे पास नेशनल हाईवे नहीं था। हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, इस बार वो भी मिल गया हमको। रोहित से आहोर होके और नारनावास होके सीधा बागरा, डूडसी होके बागरा मिलाएंगे, और बागरा से मैं उसको एयरपोर्ट तक जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट ये भी हो जाएगा। 555 करोड़ इस रोड के लिए मिला है, इस बजट में घोषणा हुई है। वो डीपीआर बनेगी, करेगी, वो समय पहले लगेगा, लेकिन एक बहुत शानदार रोड हमको मिल जाएगी। और इसी प्रकार से आप देखिए कि आज आप जालोर से सायला होके बागोड़ा जाओ, शानदार रोड है। जालोर से सायला होके आप सेंडरी जाओ, शानदार रोड है। जालोर से आप बिशनगढ़ होके बालोतरा उधर जाओ, शानदार रोड है। जालोर से आप बिशनगढ़ होके धुंधड़ होके उधर जाओ, शानदार रोड है। जालोर से आप आहोर होके तखतगढ़ जाओ, शानदार रोड है। और जालोर से आप इधर रामछीन होके भीनमाल से आगे जाओ, वो रोड भी धीरे धीरे शानदार बन रहा है। कुछ टुकड़े बाकी रह गए, बाकी वो भी शानदार बन रहा है। तो और चारों तरफ से अच्छी सड़कों का जाल, सिर्फ सड़कों का जाल नहीं, अच्छी सड़कों का जाल वो हो रहा है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस साल में 42 सड़कें सैंक्शन हुई है।
सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र में 42। तो वो सारी रचना योजना करनी पड़ती है तब होती है, बाकी विधानसभा में नहीं है इतनी। इतनी क्या, इसके 10% भी नहीं है उनके पास। किसी के पास 2 होगी, किसी के पास 3 होगी। मैंने 42 सड़कें करवाई है सिर्फ मेरे एक विधानसभा में, और लगभग इतनी अगली साल और आएगी। तो उसके लिए सारा लंबी सोच के साथ, लंबी प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं शॉर्ट टर्म प्लान करता ही नहीं, मैं लॉन्ग टर्म प्लान की बात करता हूँ, और ईश्वर की कृपा से होते हैं। और सीवरेज के लिए मैं कहूँ आपको, जालोर को जब सीवरेज मिली थी तब यहाँ की आबादी मुश्किल से 45,000 50,000 के आसपास थी। सीवरेज में हम नहीं आते थे उस समय, तो बड़े बड़े शर्म होते थे। पूरे जोधपुर बीकानेर दोनों संभाग को मिला लो, सबसे पहला सीवरेज प्लांट सैंक्शन हुआ जोधपुर का, और दूसरा सैंक्शन हुआ जालोर का। ये 2003 से 8 के बीच में, जब मैं तीसरी बार विधायक था, तो वो मेरे प्रयासों से हुआ। हमारी जो जनसंख्या को देखते हुए बिल्कुल नहीं होना था, 10 साल तक नहीं होना था, लेकिन हुआ वो। तो वो इसलिए उस समय वो पहला फेज उसका हुआ। दूसरा फेज 2010 में आ जाना चाहिए था, नहीं आया। वो अब आया 2020 में जाके, वो प्रस्ताव बन के गया। वो सरकार उसको कर नहीं पाई। अब इस सरकार ने उसको स्वीकार किया, 25 करोड़ रुपया दिया है पहले फेज में, दूसरे फेज को आगे बढ़ाने के लिए, और वो 25 करोड़ होने के बाद अगले साल और उसमें पैसा मिलेगा। तो पूरा जालोर सीवरेज की दृष्टि से आदर्श बन जाए, ये आने वाले 2 साल में हमको कर लेना है। तो इस प्रकार से परमानेंट सॉल्यूशन हर चीज़ का हो, स्थायी समाधान हो जाए। वो अब सीवरेज का पानी तालाब में घुस रहा है, पहले नहीं घुसता था, कांग्रेस राज में घुसा है, इन 5 साल में घुसा है, और वो एक छोटी सी कोई मिस्टेक के कारण हो गया। बाकी हमने पूरा एकदम एक बूंद नहीं घुसे गंदा पानी, नाली का पानी तालाब में, वो व्यवस्था कर ली थी। लेकिन ये 2-2.5 साल 3 साल से वो हो रहा है। अब उसको हमने समाधान करने का वो कर लिया है, बजट भी आ गया है, योजना बन गई है, काम भी, वर्क ऑर्डर भी हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि महीने भर के अंदर अंदर हम ऐसी व्यवस्था कर लेंगे कि सीवरेज का पानी तालाब में नहीं जाए। तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई, वो ठीक कर रहे हैं हम। तो ऐसी तात्कालिक समस्या तो आती रहती है। बाकी मेरा प्रयास हमेशा दूरगामी का रहा है। जालोर का स्टेडियम जैसे है, बच्चों का खेलकूद में रुचि बढ़ रही है, और छोटी मोटी डिमांड्स आती रहती है। मैंने इस बार हिम्मत करी है कि मैं फिर मैं कह रहा हूँ कि दूरगामी सोच के साथ पूरा स्टेडियम, कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, सीनियर सेकेंडरी, पीएम श्री स्कूल, ये सारा बेल्ट जो है, इस सब को मिला के स्पोर्ट्स जोन बनाना। जहाँ भी जगह मिले, यहाँ ये गेम, यहाँ ये गेम, यहाँ ये गेम, और उस गेम के लिए, उस खेल के लिए जो मैदान बनाना है वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। हमारा बास्केटबॉल का ग्राउंड हो तो वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हो, बोले वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट कराना हो तो उस मैदान को कोई फेल नहीं करे, ऐसा बनाना है हमको। रेसिंग ट्रैक बनाना तो वैसा बनाना है हमको, फुटबॉल ग्राउंड बनाना तो वैसा बनाना है, हॉकी ग्राउंड बनाना तो वैसा बनाना। वो प्लान कर रहा हूँ भाई, एक्सपर्ट्स को बुलाया है मैंने जयपुर से, उनके साथ बैठ के हमने प्लान किया है कहाँ क्या चीज़ हो सकती है, फिर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और वर्ल्ड क्लास बनाना तो कितना पैसा लगेगा, वो एस्टिमेट बनाना, वो पैसा कहाँ से आएगा। मैं सरकार पे बोझ नहीं डालना चाहता, क्योंकि हमारा क्षेत्र ईश्वर की कृपा है, भामाशाहों का क्षेत्र है। व्यवसायी, बड़े बड़े व्यवसायी, उद्योगपति हमारे यहाँ के जाय जन में हैं। भले व्यवसाय बाहर कर रहे होंगे, उद्योग बाहर चल रहे होंगे, लेकिन है वो यहाँ के, और उनका लगाव इस भूमि से है। उस लगाव को आकर्षित करते हुए एक एक भामाशाह से एक एक चीज़ करवाना, ताकि सरकार पे बोझ नहीं पड़े। तो वो हम कर रहे हैं। स्कूल है, स्कूलों की बिल्डिंगें जगह जगह सरकार बना रही है, भामाशाह बना रहे हैं। अब वो अभी भी दादाल में उद्घाटन हुआ है, 7 करोड़ रुपए एक परिवार ने डाले हैं उसमें। जी, बहुत सुंदर, शानदार विद्यालय बना है। ओठवाला में एक पुरोहित परिवार ने पूरा स्कूल बना के दिया है। जगह जगह हमारे बांडोपुर में उस जैन पेड़ी ने हमको पूरा स्कूल भवन बना के दिया है। रेवतड़ा का स्कूल तो अभी उद्घाटन होना है, इसलिए मैं उसका नाम अभी नहीं बोल रहा था, लेकिन उद्घाटन बहुत जल्दी होगा।
27-28 करोड़ रुपए उसमें लग चुके हैं स्कूल में। 12वीं का स्कूल है। और मेरा चैलेंज है कि भारत के किसी भी सरकारी स्कूल का भवन इससे अच्छा मिल जाए तो जो सजा दोगे मैं भुगतने को तैयार हूँ। वो हमारे और भामाशाह कर रहा हूँ, सरकार से नहीं। तो अभी जब जालोर शहर में आपके पास विद्यालय का भवन नहीं है, हमने प्लान कर लिया है शिवाजी नगर पे जो चौराहे पे जो महात्मा गांधी स्कूल है उसका भवन बनाने को भामाशाह तैयार हो गया है। हनुमानशाला उसका भवन भी बिल्कुल जर्जर है, वो बनाने के लिए दूसरा भामाशाह लगभग तैयारी में है। और मज़ेदार बात यह है, इन न तो इस शिवाजी नगर वाली स्कूल का, न पीएमश्री स्कूल का, न हनुमानशाला का, न राजेंद्र का, किसी का पट्टा नहीं है अभी तक। ज़मीन तो उनका अधिकार ही नहीं है। वो पट्टे मैंने बनवाए हैं, अभी अब पट्टे बन के तैयार हुए उनके इस साल। और उन पट्टों के आधार पे फिर वो उनसे भामाशाहों से काम कराना भी आसान होगा। वो भी हम कर रहे हैं। तो शहर में भी हम कर रहे हैं, बाहर भी हम कर रहे हैं। भामाशाहों पे मुझे भरोसा है और अपनी सरकार पे तो भरोसा है ही, भामाशाह भी मुझे पूरा भरोसा है। बड़े से बड़ा काम हम ले सकते हैं। और मैं मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से कहता हूँ, आप तो मुझे चीज़ दो, भवन ववन हम बना लेंगे, उसकी चिंता आप मत करो, भवन के लिए पैसा भले मत देना, अब तो हमको स्वीकृति दो। मेडिकल कॉलेज की बात आप देखिए, गहलोत साहब ने घोषणा करी थी, बजट में घोषणा करी और आनंद फानंद में शिलान्यास कर लिया। और प्रशासनिक भवन बनाने के लिए, सिर्फ प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया था ना, कॉलेज नहीं। कॉलेज चलाने के लिए जो प्रशासनिक भवन होगा, जहाँ प्रिंसिपल बैठेगा, बाबू लोग बैठेंगे, फाइनेंस के लोग बैठेंगे, अफसर लोग बैठेंगे, उस भवन का शिलान्यास किया। इतने तारीख को शिलान्यास हुआ, इतनी तारीख को कार्य पूरा होना है। कार्य पूरा होने की तारीख तक वो काम शुरू ही नहीं हुआ, शिलान्यास का पता लगाया बस। हमने उसको रोक दिया कि जब आप कर ही नहीं पाए तो आपने अपनी अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए आपका टेंडर निरस्त किया जाता है। और अब मैं दावे से कह रहा हूँ, जालोर को मेडिकल कॉलेज मिलेगा और बिना सरकार पे बोझ डाले मिलेगा। सरकार पे बोझ नहीं बनेगा जालोर, और शानदार मेडिकल कॉलेज हम करके देंगे। अब इसे पेपर आउट नहीं करूँगा, पर वो सारा प्लानिंग बन चुका है। और कोई भामाशाह, एक भामाशाह या कई भामाशाह मिलकर आएंगे और एक शानदार मेडिकल कॉलेज यहाँ खड़ा करेंगे। और सरकार पे कोई बोझ नहीं, बिल्डिंग का, इक्विपमेंट्स का, उसको संचालन का सरकार पे कोई भार नहीं। सब कुछ हमारे जालोर के भामाशाह करेंगे और जालोर की जनता के लिए करेंगे। तो है, लंबे लंबे प्लान है, बड़े बड़े प्लान है। और इसलिए भी कोई मैं कमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ। लेकिन एक बात कई लोग कहते हैं कि ये बड़े बड़े काम शायद कोई साधारण व्यक्ति कुछ बनेगा विधायक तो नहीं करवा पाएगा। इतनी बड़ी सोच हर एक की होती नहीं है, इतनी लंबी सोच हर एक की होती नहीं है, इतना कलेजा जिगर भी हर एक का होता नहीं है कि इतनी बड़ी बातें सोच सके। बड़े सपने देखने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, और फिर उन सपनों को साकार करने के लिए उससे ज़्यादा हिम्मत चाहिए। ईश्वर की कृपा है कि वो बड़े सपने देख भी पा रहा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो बहुत जल्दी ये बहुत सारी चीज़ें होगी। और चूँकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा आखिरी कार्यकाल है ये, और इसलिए ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें जो कुछ है, किले को लेकर चाहे शहर को लेकर है, या ग्रामीण क्षेत्र को लेकर है, किसानों को लेकर है, मजदूरों को लेकर है, व्यापारियों को लेकर है, उद्योग का हब इसको और अच्छा बनाना है। केवल हमारे पास ग्रेनाइट उद्योग है, बाकी कुछ नहीं है, तो बहुत चीज़ें और लानी है। हमारे यहाँ कई युवक बेरोजगार नहीं रहे, वैसा वातावरण बनाना है। तो वो सारा करने के लिए बहुत सारे प्लान है, चल रहे हैं। और बिजली की दृष्टि से इसको बिल्कुल संकट मुक्त करना है जिले को, वो तो लगभग इस साल में हो जाएगा। और पानी की दृष्टि से संकट मुक्त करना है, उसमें थोड़ा हमको ज़्यादा जोर पड़ रहा है। कई सारी समस्याएं उसमें है, और प्राकृतिक समस्याएं भी है, और मैन मेड प्रॉब्लम्स भी है। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि कोई ज़माना था कि लोग दानदाता लोग रास्ते चलते लोगों को पानी पीने के लिए मिले थे, प्याऊ लगाते थे।
आज ऐसे दुष्ट लोग इस धरती पर हैं, दुष्टात्मा ऐसी धरती पर आ गई है जो अपने फायदे के लिए, अपने खेत में फसल उगाने के लिए गांव का पानी चोरी कर लेते हैं। गांव की टंकी खाली पड़ी रह जाती है और उनके खेत में फसलें लहला हो रही होती है। हम ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं और उनको सबको, किसी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन ऐसे लोग हैं इस धरती पर। बहुत दुर्भाग्य है और कहते हुए शर्म भी आती है, लेकिन ऐसे लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। गांव को प्यासा मार के, गांव का कंठ सुखा के वो अपने बच्चों को यदि रईस बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा पैसा उनको फलेगा नहीं। वो ऊपर वाला भी देखता है। सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन सरकार की आंख से बच भी गए, ऊपर वाले की आंख से वो नहीं बच पाएंगे। और मैं बाकी लोगों से निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों से बच के रहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए और ऐसे लोगों को तवज्जो मत दीजिए, महत्व मत दीजिए। वो आपके हिस्से का पानी चुरा के फसल का उगा के और पैसा कमा के फिर आपके गांव में साहूकार बन के आता है और मंदिर के चढ़ावे लेता है और आप उसकी जय जयकार करते हो, उसका बहुमान करते हो। ये नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की प्रताड़ना होनी चाहिए, उनको अपमानित किया जाना चाहिए, लज्जित किया जाना चाहिए। ये प्रक्रिया शुरू होगी तो ऐसे चोरों के हौसले पस्त होंगे। ये मेरी आम जनता से अपील है जालोर के हित में, क्योंकि आने वाले समय में मोदी जी तो कह दिया मैं घर घर नल से जल पहुंचाऊंगा। वो तो पाइपलाइन तो डाल देंगे, पाइपलाइन गांव घर तक ले जाके, दानी दानी तक ले जाके छोड़ देंगे, एक बार पानी पहुंचा भी देंगे। लेकिन बाद में ऐसे चोर उस गरीब के हिस्से का पानी अपने बच्चों को धनवान बनाने में लगाते रहेंगे तो ये सारी योजना फेल हो जाएगी, असफल हो जाएगी। और इसलिए इस योजना को यदि सफल करना है तो ऐसे पानी चोरों से बचना ज़रूरी है। ऐसे पानी चोरों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उनको सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाना चाहिए। अभी आपने, वैसे तो वन शॉट में आपने मेरे लगभग जितने क्वेश्चन थे जालोर से रिलेटेड सबके जवाब दे ही दिए। अभी आपने कॉलेज, पीएम श्री विद्यालय सबका जिक्र करा, तो मैं कॉलेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था कि हमारे यहाँ पे यूजी तो है, लेकिन पीजी में विशेषतर साइंस। 2 कॉलेज है जालौर में, एक लड़कियों का एक लड़कों का, दोनों में पीजी ऑलरेडी है। दोनों पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं, स्नातकोत्तर कॉलेज हैं जी। और एक विषय, उसमें विषय बढ़ते रहते हैं समय समय पर, पहले भी बढ़े हैं और भी बढ़ेंगे। साइंस की डिमांड है उनकी, तो वीर विरमदेव कॉलेज में साइंस की डिमांड है, जी, पीजी साइंस। में हाँ करेंगे, वो भी करेंगे। जी। वैसे आपने लगभग सारे सवालों के जवाब दे दिए। जवाई पुनर्भरण का एक प्रश्न था। जवाई पुनर्भरण एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। पहली बार विधायक बनने के बाद मेरा जो विधानसभा पहला भाषण हुआ था उसमें मैंने ये मुद्दा उठाया था कि जवाई बांध बनने के कारण जालोर जिले के साथ बहुत अन्याय हुआ है और एक तरह से जालोर का गला घोंट दिया गया है और इसका कुछ न कुछ इलाज किया जाना चाहिए और कोई इलाज नहीं हो तो जवाई बांध को तोड़ देना चाहिए। यहाँ तक कि आक्रामक भाषा में उसमें बोला था और उसमें तो मेरा मजाक उड़ा था, लेकिन बार बार बोलने के बाद अंततः दूसरी बार जब मैं विधायक बन के गया तो उसमें के मुख्यमंत्री माननीय भैरों सिंह शेखावत ने सदन में खड़े होकर कहा मुझे कि जालोर में जवाई बांध के कारण समस्या पैदा हुई है, ये सरकार की जानकारी में है और हम इसका कोई न कोई समाधान ढूंढेंगे। नहीं ढूंढ पाए, वो ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई समय ने साथ नहीं दिया और वो रह गई बात। वो होते होते अब आगे बढ़ी है। इस बार मेरे चुनाव में जब केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जब सायला में आए थे और हम लोगों की मांग पर उन्होंने घोषणा करी कि जवाई नदी को पुनर्जीवित करेंगे, तो अब अमित शाह बोल के गए हैं तो वो सिर्फ बोल के भूल जाने वाले लोग नहीं हैं। तो उन्होंने उसकी सारी रचना भी करी है। वर्तमान सरकार, राजस्थान सरकार उस दिशा में काम कर रही है। भारत सरकार का पूरा सहयोग उनको है और एक योजना लगभग बन गई है और बहुत जल्दी उसका क्रियान्वयन शुरू होगा और आने वाले 2-3 सालों में ऐसी स्थिति बनेगी कि जवाई नदी में अधिकतम समय पानी चलता रहे और कम से कम 4-5 महीने पानी चल जाए, ऐसी स्थिति आ जाए
तो ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हो जाए, एक पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो वो भी मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ईश्वर करे कि वो मेरे इस कार्यकाल में वो पूरा हो जाए। जोगेश्वर जी, आपने राजनीति में बहुत कुछ हासिल कर लिया, और जब व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ हासिल करता है तो उसकी उपयोगिता और उसकी निरर्थकता दोनों महसूस होती है। आप जब आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए हो, तो आपको जिस चकाचौंध को युवा पीढ़ी देखती है और भी जो युवा राजनेता वो देखते हैं, उसकी निरर्थकता का एहसास होता है। मेरा एक शेर मुझे याद आ रहा है, डाल से जब मैं उड़ा था, राजनीति में प्रवेश के बाद का शेर है ये, कुछ सालों बाद का अनुभव के आधार पे, कि डाल से जब मैं उड़ा था, चाह किस मंजर की थी, बंद गया ऐसे कि जैसे फाइलें दफ्तर की थी। और मैं जहाँ से आ रहा हूँ उस शहर में दोस्तों कान सुनते ही नहीं थे, पर जुबां गजबर की थी। क्या बात। तो उस माहौल में कुछ करवा लेना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारी अड़चनें पैदा हो जाती है, बिना मतलब की अड़चनें पैदा हो जाती है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को एक क्लर्क की एक टिप्पणी बर्बाद कर देती है। वो लाल फीताशाही जिसको कहते हैं वो, अफसरशाही जिसको कहते हैं तो वो, ब्यूरोक्रेसी कहो जो भी आप कहें उसको, पर उसके कारण बहुत अड़चनें आती है। जिसको कुछ नहीं पता क्षेत्र के बारे में, वो उसको भी टिप्पणी करने का अधिकार यदि मिल गया तो फिर अपनी समझ के हिसाब से टिप्पणी करता है। धरती पे क्या है उसको पता नहीं है, और वहाँ अपने कमरे में बैठे बैठे उसने टिप्पणी ली थी और उस प्रोजेक्ट का सत्यानाश हो गया। ये ऑयल मिल आई थी, सरदार बूटा सिंह जी हमारे सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। ऑयल मिल 5 ऑयल मिलें पूरे राजस्थान को दी थी उन्होंने, 5 फेल हो गई अफसरों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। तो ये बड़ी समस्या है। और जैसा हम सोचते हैं, जनता की भावना के अनुरूप हमारी सोच होती है, जनता से हम जुड़े हुए हैं, उस भावना के अनुरूप निर्णय करना और फिर निर्णय को लागू करना कई बार ब्यूरोक्रेसी नहीं कर पाती। ये एक बहुत कटु अनुभव है मेरा, और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें हमारी रह जाती है या लंबित हो जाती है। यह है समस्या, लेकिन अब काम भी उन्हीं से लेना है। तो जैसे है कोशिश कर रहे हैं बेस्ट इस परिस्थिति में बढ़िया से बढ़िया काम करवा सकें, वो कोशिश लगातार जारी है और ईश्वर करेगा समाधान करेंगे। आपकी जिंदगी का क्या हासिल है, अगर एक प्रश्न किया जाए तो आप उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? जिंदगी का कोई हासिल लक्ष्य मैंने रखा ही नहीं कि मुझे ये प्राप्त करना है कि वो प्राप्त करना है, कि ये करना लेना कर लेना वो कर लेना है। ईश्वर जो मुझसे करवा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मेरी कोई होशियारी नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, ईश्वर के हाथ का एक खिलौना हूँ मैं, और ईश्वर जिस ढंग से चला रहा है उस ढंग से चल रहा हूँ मैं। जो वो करवा पा रहा है वो करता हूँ। होता वही है, गीता में लिखा है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। अब ईश्वर की कृपा है कि वो क्रेडिट मुझे दिलवा रहा है, शाबाशी मुझे दिलवा रहा है, ठीक है, मेरे हाथ से ये काम हो रहा है, ये दुनिया को दिख रहा है, करवा तो वही रहा है। तो ईश्वर जिस चीज़ की शाबाशी मुझे दिलवाना चाहता है वो दिलवा रहा है और वो काम करवा रहा है। जो वो करवाएगा वो कर लूँगा, नहीं करवाएगा वो रह जाएगा। अब क्योंकि ये संवाद अपने आखिरी पड़ाव पे है और आप साहित्यकार हैं, हम चाहेंगे अगर आप चाहे तो एक गज़ल या एक गीत सुनाए, जो भी आपके दिल के करीब हो। कोई खास नहीं, कोई बड़ा कवि नहीं हूँ मैं, और कभी कोई तुकबंदी थोड़ी बहुत हो जाती है, पर जो मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर सकूं ऐसा एक राजस्थानी का वो गीत है, इसका मुखड़ा मैं सुना रहा हूँ आपको कि ए बाढ़ भरोसे मत भूले, खेता ने खावण नहीं दूला। क्या कहावत है कि बाढ़ खेत को खाती है, तो उसको मैं चुनौती दे रहा हूँ। ए बाढ़ भरोसे मत भूले, खेता ने खावड़ नहीं दूला, मैं उबो हुआ तेवड़ ने अंधारो आवन नहीं दूला। तो वो मेरी अपनी भावना है, वो मेरी एक संकल्प शक्ति है जो मुझसे काम करवा रही है, और ईश्वर इस संकल्प शक्ति को
मजबूत बनाए रखें तो शायद हम इस देश का और इस क्षेत्र का कुछ भला कर पाएंगे। जी, काफ़ी पॉडकास्ट में रैपिड फायर वगैरह होता है। हमने एक शुरू करा है 3 ख, एक ख्वाब, एक ख्याल और एक खुशबू। एक ख्वाब जो आपने देखा था और पूरा ना हो सका, या एक ख्वाब जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, एक ख्याल जिसने आपको ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया हो, और एक खुशबू, क्योंकि कहते हैं कि ह्यूमन साइकी में खुशबू जो होती है उसका बहुत असर रहता है। तो ऐसी कोई बचपन की मिट्टी की खुशबू, कुछ भी, तो आप उसके बारे में बताएं। ख्वाब तो बहुत सारे देखे, पर वो ख्वाब यही थे कि ये ख्वाब कभी नहीं देखा कि मुझे क्या मिल रहा है। ये ख्वाब जरूर देखा है कि मेरे क्षेत्र को मैं क्या दे पा रहा हूँ, मेरी जनता को मैं क्या दे पा रहा हूँ। और ख्वाब सारे पूरे हो जाते तो फिर ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता। तो एक ख्वाब पूरा होता तो दूसरा देखना शुरू कर लेते हैं, और एक साथ कई सारे ख्वाब देखता हूँ मैं। तो उसमें से कुछ कुछ पूरे होते जाते हैं, कुछ कुछ आगे बढ़ते जाते हैं, टलते भी जाते हैं, कई ख्वाब फेल भी हुए हैं। तो वो सारा एक जीवन का अलग आनंद है। और ख्याल, ख्याल, अच्छा, ख्याल तो आते ही रहते हैं खैर, पर ख्यालों से ज़िंदगी नहीं चलती है। पर ऐसा कोई विचार या ख्याल जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया? विचारधारा कहें तो मेरी अपनी संघ की अपनी विचारधारा है, देश सेवा की, देश के प्रति प्रेम की, वो अपनी जगह है। और विचार यही है कि मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश के हित में लगा सकूं, और देश के लिए उपयोगी बन सकूं, मैं जनता के लिए उपयोगी बन सकूं, और मेरे हाथ से कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे मेरे देश को नुकसान हो या मेरी जनता को नुकसान हो। वो एक ख्याल हमेशा दिमाग में रहता है, हमेशा रहता है। और खुशबू तो हर चीज़ में खुशबू है, महसूस करने वाला चीज़। गंदगी में भी खुशबू मिल सकती है, महसूस करने वाला चीज़ है। वो आपकी सोच पर है कि आपका कितना सकारात्मक सोच है। आप नकारात्मक सोच लेके चलेंगे तो आपको इत्र की खुशबू भी परेशान कर देगी, और सकारात्मक सोच है तो आप हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। है बिखरने को ये महफिल रंगो बू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे, हो रही है हर तरफ यही गुफ्तगू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। तो ये थे आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। धन्यवाद, नमस्कार। और सभी व्यूअर्स से ये निवेदन है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका कमेंट करके बताएं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।